हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भूआकृति विज्ञान में अगला जो अपना टॉपिक था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें हमें सबसे पहले ये जानना है कि प्लेट होती क्या है, प्लेट होती क्या है और इन प्लेटों को हम क्यों पढ़ते हैं, इनके द्वारा क्या कोई स्थलाकृतियाँ बनती हैं, धरातल पर विषमताएं उत्पन्न होती हैं या समानताएं विकसित होती हैं, कौन से इसमें बल काम करते हैं, अंतर्जात बल काम करते हैं या बहिर्जात बल काम करते हैं। तो इन बातों की हमें जानकारी प्राप्त करनी है। उसकी जड़ होता है पृथ्वी की उत्पत्ति। हमने जो टॉपिक पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति वाला, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं पढ़ी, यानी आंतरिक का मतलब पृथ्वी के अंदर के भाग में कौन सी परतें हैं, किस प्रकार की वहाँ पर संरचनाएं हैं। तो हमें जानकारी मिली कि पृथ्वी का ऊपरी भाग जो क्रस्ट वाला है, सियाल वाला है, वह एक चट्टानी भाग है। उसके नीचे तरल अवस्था में या अर्ध तरल अवस्था में जो मैग्मा है वो पिघला हुआ अवस्था में है, यानी बीच वाली परत लिक्विड अवस्था में मानी जाती है। ठीक है, तो हमने ये परतों के बारे में जानकारी हासिल की है। उसी प्लेटें हैं, उन्हीं के अंदर जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तरल पदार्थ होता है उसके अंदर वहाँ पर अगर वहाँ रेडियोधर्मी एक्टिव पदार्थ जो होते हैं, जिसमें टेम्परेचर के कारण यहाँ पे वो जो तरंगें विकसित होती हैं, उनके कारण जो ऊपर वाली क्रस्ट पर जो दबाव लगता है, यहाँ पे मान लो ये धरातल है, इस धरातल के यहाँ पे वो तरंगें चल रही हैं, यहाँ इसका प्रेशर जो लग रहा है वो इस पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट जो भाग है, इस क्रस्ट वाली चट्टान पे लग रहा है। ये क्रस्ट भाग है वो यहाँ से टूट गई, जैसे मानो यहाँ से भी टूट गई, तो ये जो एक प्लेट थी पहले, यानी ऊपर की क्रस्ट भाग था, एक परत थी, अब इसके टुकड़े हो गए। अब इसके क्या हो गए? टुकड़े हो गए। तो अब इसको एक टुकड़ा या प्लेट बोलते हैं, छोटा रूप क्या बोलते हैं इसको? टुकड़ा या प्लेट। इन्हीं को हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी है, इसके ऊपरी जो धरातल है उसके कितने टुकड़े हैं, यहाँ जो क्रस्ट भाग है उसके कितने टुकड़े हैं, और वो टुकड़ा जो है वो किस दिशा में मूव कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसका संचलन किस दिशा में है, क्या वह दूसरे टुकड़े से जाकर के टकरा रहा है या एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम बता दिया था कि प्लेट टेक्टोनिक जो है इसका प्रतिपादन जो माना जाता है वो 1960 का जो हैरियस, अमेरिकी विज्ञानी है हैरियस और रॉबर्ट डेज, उन्होंने सागर नित्तल प्रसरण जो सिद्धांत दिया था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत से इसका प्रतिपादन माना जाता है। किसका? इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का। हमने ये भी बात कर ली थी कि सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत क्या होता है। तो सागर नित्तल का मतलब सागर का पेंदा, नित्तल प्रसरण का मतलब उसका सरकना, खिसका। ठीक है, तो जब मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है, चाहे वो समुद्री भाग का पेंदा ही क्यों ना हो, वहाँ पे कोई दरारी भाग है, वहाँ पे मैग्मा निकल रहा है, तो वो बार बार यहाँ से निकला और दूर अपने यहाँ खिसकता चला गया। तो जहाँ से निकलता है जो मध्यवर्ती भाग है समुद्र का, वहाँ पर नवीनतम जो नित्तल का जो पेंदा है, नवीनतम तली जो बन रही है, वहाँ तो नवीन है। ठीक है, नवीन मैग्मा है। और जैसे जैसे हम किनारों की तरफ जाएंगे वहाँ पर पुरानी तली के रूप में हम मैग्मा को देखेंगे।
ठीक है। तो जहाँ पुराना मैग्मा होगा वहाँ तो जाकर के वो एक किसी महाद्वीपीय चट्टानी भाग से जाकर के टकराएगा, और टकराने से इसका मतलब अभिसरण की क्रिया हो रही है। दो बातें हमने की है, एक तो अपसरण की और एक अभिसरण की। अपसरण और अभिसरण। अपसरण का मतलब डाइवर्जन, यानी एक दूसरे के विपरीत जाना। ये तो क्रिया हो रही है समुद्र के बीच वाले भाग में, यानी अपसरण किनारा कहाँ बनता है? समुद्र के जहाँ पे भ्रंश रेखा है, जहाँ से मेघमा निकल रहा है, समुद्र के पेंदे में जहाँ पे जमा हो रहा है मेघमा निकल करके, उस भाग में अपसरण किनारा है, क्योंकि वहाँ निकलते ही दोनों तरफ वो खिसक जाता है। तो उस स्थान पर किस प्रकार का किनारा बनेगा? वहाँ पर अपसरण किनारे का निर्माण होता है, ठीक है। और जहाँ महाद्वीपीय किनारा है वहाँ जाकर के जब ये टकराएगा तो वहाँ पर ये अभिसरण किनारा बनेगा। अभिसरण का मतलब एक दूसरे के सामने आकर के टकराना, कन्वर्जन स्थिति। अभिसरण यानी एक दूसरे के सामने आकर के जब टकराते हैं कोई वस्तु, तो उसको हम किस किनारे के नाम से जानते हैं? अभिसरण किनारे की, यानी कन्वर्जन जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई है। हमने सागर नीतल प्रश्न का मतलब सागर की तली वाले क्षेत्र में जो मेघमा हो रहा है उसका फैलाव या उसका खिसकाव हो रहा है, उसकी चर्चा हम कर ली है, ठीक है। इसके बाद में हम इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। प्लेटों के बारे में हम जानेंगे कि इस प्लेट में कौन कौन सी तो इस विश्व के संदर्भ में प्लेट बड़ी हैं, कौन सी मध्यम है, कौन सी लघु है। इन प्लेटों के बारे में भी चर्चा करेंगे हम, और हम ये भी देखेंगे कि किस प्लेट में पृथ्वी का कौन सा हिस्सा आता है, कहाँ पर ये पृथ्वी पर प्लेटें टकराती हैं, कहीं पर ये टकराती नहीं है, एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो दूर जाती है इसका मतलब वहाँ पर अपसरण किनारा बनेगा, और जहाँ अपसरण किनारा होता है वो रचनात्मक किनारा होता है, जहाँ पे अभिसरण किनारा होगा वहाँ पे विनाशात्मक किनारा होता है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इसके बारे में जान लेंगे। हम यहाँ पर पहले तो इस सिद्धांत के रूप में देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है इसके तहत हम बात करें तो 1965 में एक सर्वप्रथम जो प्लेट शब्द का नाम दिया था या प्रयोग किया था, कब किया था? इस सिद्धांत में सबसे पहले जो प्लेट है इस शब्द का जो प्रतिपादन किया था सबसे पहले 1965 में, उस विद्वान का नाम है टोजो विल्सन। क्या नाम है? टोजो विल्सन। और ये टोजो विल्सन जो विद्वान है वो कहाँ का है? कनाडा का है, यानी कनाडियन जो विद्वान है ये कनाडियन। कनाडा कहाँ पर है? कनाडा है उत्तरी अमेरिका का एक देश। उत्तरी अमेरिका में 3 देश हैं, एक तो कनाडा है, एक यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक है मैक्सिको, ठीक है। इन देशों से मिलकर के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनता है। यहाँ पर कनाडियन जो विद्वान है टोजो विल्सन, उन्होंने 1965 में इस जो नाम है इसका प्रतिपादन किया था। किस नाम का? प्लेट का। इस नाम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। जो विवर्तनिकी है, जो ये विवर्तनिकी या टेक्टोनिक है, टेक्टोनिक विवर्तनिक जो क्रियाएं होती हैं इसमें ये कौन कौन सी होती हैं? इसका मतलब क्या होता है? टेक्टोनिक का मतलब विवर्तनिकी। विवर्तनिकी इसका मतलब होता है ये जो क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं क्या क्या होती हैं? इसके अंदर हम 4 क्रियाओं को शामिल करते हैं। कौन कौन सी? एक तो करते हैं मेग्मा का उत्सर्वण। किस क्या करते हैं? मेग्मा का उत्सर्वण, यानी मेग्मा का बाहर लंबवत रूप में, मेग्मा का लंबवत रूप में निकलना या प्रकट होना। मेग्मा का लंबवत रूप में प्रकट होना, ठीक है। ये तो क्या है? पहली क्रिया, ये भी हम बात कर लेंगे। दूसरी जो विवर्तनिकी की क्रियाएं होती हैं, इस क्रिया में दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है भूकंप की। किसकी होती है? भूकंप। और क्रिया माने इसमें तो विवर्तनिकी में हम ज्वालामुखी को भी लेते हैं। किसको लेते हैं?
ज्वालामुखी। एक जो भ्रंशन की क्रिया है वो भी विवर्तनिकी की क्रिया में आती है, टेक्टोनिक में ही आती है। कौन सी? भ्रंशन क्रिया, भ्रंशन की क्रिया। फॉल्टिंग, फॉल्टिंग प्रोसेस। एक जो क्रिया होती है वो वलन की क्रिया होती है, वलन की क्रिया। फोल्डिंग प्रोसेस, फोल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे इन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विवर्तनिकी क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तनिकी क्रिया। इसके अंदर हम समझेंगे मैग्मा का उत्सर्जन, यानी कि धरातल के अंदर से, धरातल यानी पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, जो लावा, अंदर तो लावा है, बाहर मैग्मा हो गया, ठीक है। तो जो ये मैग्मा निकलता है बाहर लंबवत रूप में, धरातल के अंदर से लंबवत रूप में ऊपर की तरफ जो निकलता है मैग्मा, उसको हम यहाँ पे विवर्तनिकी क्रिया में शामिल करते हैं। दूसरी बात, जो भूकंप की क्रिया होती है, भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग से स्टार्ट होता है, जहाँ पे उसका भूकंप मूल होता है, हमने चर्चाएं की हैं। जहाँ उसका अवकेंद्र होता है, जहाँ से वो अधिक केंद्र तक पहुँचता है, उसके बाद में धरातल पर वो यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार रूप में कंपन स्टार्ट कर देता है। तो वो भूकंप वाली जो क्रिया होती है वो भी कहाँ आती है? विवर्तनिक क्रियाओं में आती है। एक ज्वालामुखी जो क्रिया होती है, आंतरिक भाग से जो लावा निकलता है, यानी जो ज्वालामुखी के रूप में निकलता है, जिसमें जलवाष्प भी होती है, गैस भी होती हैं और चट्टाने के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं, वो ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है वो विवर्तनिकी की क्रिया में आती है, ठीक है। एक होती है भ्रंशन की क्रिया, भ्रंशन फोल्टिंग प्रोसेस। देखना दोनों के जो अंग्रेजी नाम है वो सेम लगते हैं, फोल्टिंग और फोल्डिंग, तो इसको ध्यान में रखना आप। फोल्डिंग का मतलब भ्रंशन क्रिया होती है, यानी जो दरारें होती हैं, जो धरातल के अंदर जो पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट भाग है उसमें जो दरारें या चटखने या जो क्रैक्स आते हैं उनको हम भ्रंशन की क्रिया बोलते हैं। वलन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मोड़दार रूप हो जाना, उसका वलन क्रिया बोलते हैं। जैसे मानो यहाँ पे धरातल समान था, समतल धरातल था ये, ठीक है। अब इस समतल धरातल में, जैसे यहाँ पे मानो ये समतल धरातल है, ठीक है, ये क्या है? एक समतल धरातल है। इस समतल धरातल के अंदर क्या हुआ कि इसमें दोनों तरफ से दबाव लगा, यहाँ से भी लगा और इधर से भी लगा। अब अगर ये मुलायम होगा, ये धरातल क्या होगा? मुलायम होगा। तो मुलायम होने के बाद में इस धरातल में इसका बीच का भाग ऊपर उठ जाएगा, ये जो भाग है ये इसका ऊपर उठ जाएगा। तो ऊपर उठने के बाद में इसमें ये क्या पड़ गया? वलन पड़ गया, ठीक है। ये भाग है, ये भी इसका ऊपर उठ गया, और ये भाग है, ये भी इसका ऊपर उठ गया। तो अब इसमें दो वलन पड़ गए, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वलन की क्रिया कहते हैं, यानी मोड़दार रूप। इसको हम क्या कहते हैं? वलन की क्रिया, फोल्डिंग प्रोसेस। तो हम इस विवर्तनिकी क्रिया को भी हम क्या कहते हैं? वलन की क्रिया कहते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इतने प्रकार की विवर्तनिकी क्रियाएं हैं, इसको ध्यान में रखना। प्लेट शब्द है वो 1965 में टूजो विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया या उसका प्रतिपादन किया गया था। विवर्तनिकी का मतलब इन चीज़ों की वजह से इसको विवर्तनिकी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो वास्तविक प्रतिपादन माना जाता है वो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन का माना जाता है। किसका? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन 1967 में इसका वास्तविक प्रतिपादन किसने किया? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने।
इस सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन किया था W.J. मॉर्गन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1967 में। ठीक है। जो पृथ्वी की सतह है, उस पृथ्वी सतह पर होने वाले जो अंतर्जात बल हैं, देखो दो तरीके के बल होते हैं। एक तो होता है अंतर्जात बल, एक तो कौन सा होता है? अंतर्जात बल होता है, अंतर्जात बल। एक होता है बहिर्जात बल, बहिर्जात बल। दोनों बल काम आते हैं यहाँ पे पृथ्वी के धरातल पर जो स्थलाकृतियाँ बनाती हैं या जो बनती हैं स्थलाकृतियाँ, उनके अंदर दोनों बल काम करते हैं। अंतर्जात भी करता है और बहिर्जात भी करता है। अंतर्जात बल धरातल पर विषमता लाने का काम करता है, जबकि बहिर्जात जो बल है वो उस विषमता को समतल करने का या समानता लाने का काम करता है। जैसे हम बात करें कि जो धरातल के अंदर हम बात करेंगे तो जो बल लगेगा वो अंतर्जात बल होगा, जिसमें हम भूकंप को भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम ज्वालामुखी को भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम एवालांस की जो क्रिया होती है उसको भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए अंतर्जात बल। और बहिर्जात बल के रूप में हम लेंगे तो बहिर्जात में जो बाह्य कारक होते हैं, जिसमें नदी है, पवन है, हिमानी है और जो हिमनद है, समुद्री लहरें हैं, इन कारकों के द्वारा, यानी जो घर्षण होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें अगर नदी चल रही है तो उस पर्वत का कटाव करेगी, वहाँ पर बल लगेगा बाहरी बल। ठीक है। आंतरिक बल, ज्वालामुखी निकली, ठीक है, निकली, वहाँ पे पर्वत बना, तो वो तो एक विषमता हो गया। यहाँ पे मानो ये धरातल है, धरातल के ऊपर यहाँ से ज्वालामुखी निकली और इसके अंदर ये मेग्मा निकला, मेग्मा निकल के कहाँ जमा होगा? इधर ही होगा। तो यहाँ एक पर्वत का निर्माण हो गया। पहले ये धरातल समतल था, अब इसके ऊपर ये पर्वत बन गया, तो विषमता आ गई इसमें। ठीक है। अगर बाह्य कारक जैसे नदी है, वो नदी यहाँ से बहेगी तो नदी इस पर्वत का क्या हो करेगी? कटाव करेगी, तो वो वापस इसको समतल करके और मैदान रूप में बना देगी। तो वापस इसको सरल करने का काम कौन करता है? यहाँ पे बहिर्जात बल करता है। यानी बिगाड़ता कौन है? अंतर्जात बल। सुधारता कौन है? बहिर्जात बल। इसको ध्यान में रखना आप। ठीक है। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में दोनों बल काम करेंगे। तो जो अंतर्जात बल होता है, होता है वो उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, जिसमें भूकंप है, ज्वालामुखी है, वो सब क्रियाएं, और उनसे जो बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं, जो भी स्थलाकृतियां बनती है, जैसे पर्वत बने, पठार बने, मैदान बने, या किसी समुद्र में गर्त बने, या कुछ भी गड्ढा बने, खाई बने, या मैदानों का निर्माण हो, झीलों का निर्माण हो, कालडेरा बने, कुछ भी बने, तो वो जो जितने भी प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं उन सब की जो व्याख्या करता है वो इस सिद्धांत द्वारा ही माना जाता है। किसके? प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से। ठीक है। जितने भी अंतर्जात बलों के कारण जितनी भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन सब की व्याख्या कौन बताता है? हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है, यानी प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत बताता है कि ये जो व्याख्या हुई है वो इस प्रकार से हुई है। ठीक है। तो हम अब इस पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी पपड़ी है या क्रस्ट वाला जो भाग है, इस क्रस्ट वाले भाग को हम 3 परतों में बांटते हैं, या 3 प्रकार की प्लेटों में हम इसको बांटते हैं। इसमें हम सबसे पहले प्राथमिक प्लेट बोलते हैं। कई विद्वान हैं जिन्होंने 3 भागों में बांटा। एक तो बांटा प्राथमिक प्लेटें, जिसको हम वृहद प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृहद प्लेट, यानी बड़ी प्लेटें। दूसरी जो प्लेट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक प्लेट, जिसको विद्वानों ने कहा लघु प्लेट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में तृतीयक जो प्लेट होती हैं, वो तृतीयक प्लेट और छोटी होती हैं। तृतीयक कौन सी होती हैं? तृतीयक जो प्लेट होती हैं, वो प्लेटों को विज्ञानियों ने कहा सूक्ष्म प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? सूक्ष्म प्लेट बोलते हैं। ये 3 प्रकार की प्लेटें हैं।
धरातल पर पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर हम 3 प्रकार की प्लेटों का जिक्र करते हैं, यानी विज्ञानियों ने किया है। वृहद प्लेट वो होती हैं जो महाद्वीपों के बड़े टुकड़े हैं। जो महाद्वीप हैं जिसमें हम 7 महाद्वीपों की बात करें, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों का जो बड़े रूप में टुकड़े बता रहे हैं उन टुकड़ों को हम वृहद प्लेट बोलते हैं। और उस जो वृहद प्लेट है उसके पास भी उसके किनारे पे छोटे छोटे टुकड़े बने होते हैं। जैसे मानो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के हमने 4 टुकड़े कर दिए, ये तो हो गई इसकी बड़ी प्लेटें, वृहद प्लेटें, ठीक है। अब इसके पास में जैसे मानो इस प्लेट के पास में यहाँ छोटा टुकड़ा है, एक टुकड़ा यहाँ पर है, एक टुकड़ा यहाँ पर, ये हो गई इसकी लघु प्लेटें यानी छोटी प्लेटें। इनको तो, इस टुकड़े को तो कहते हैं लघु प्लेट, इस पूरे टुकड़े को हम कहेंगे वृहद प्लेट। और इसका भी छोटा रूप है, इसका जैसे मानो छोटा रूप है, उसको कहेंगे हम सूक्ष्म प्लेट। तो पृथ्वी सतह को हम यहाँ पे वृहद प्लेट में बांटते हैं, लघु प्लेट में बांटते हैं और यहाँ पे सूक्ष्म प्लेट में बांटते हैं। इतने प्लेटों में बांटने के बाद में इसमें जो विवर्तनिकी की इसके किनारे पे जितने भी विवर्तनिकी की हलचलें होती हैं वहीं पर कुछ स्थलाकृतियाँ भी बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोपिकोन एक विद्वान का नाम है, यहाँ पे लोपिकोन, क्या नाम है विद्वान का? लोपिकोन विद्वान है। उन्होंने विश्व को 6 वृहद प्लेट में बांटा और 20 लघु प्लेट में बांटा। आगे चल कर के जो वृहद प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट पहले एक माना था इन्होंने, उसको 2 मान लिया गया। अब ये वृहद प्लेट 7 हो गई, ठीक है। और लघु प्लेटें 20 इन्होंने बताई है, ठीक है। आगे चलकर जो विद्वानों ने इस लघु प्लेटों में भी वृद्धि बताई गई है। तो हम सभी प्लेटों का जिक्र करेंगे। हमें जानना तो सभी प्लेटों को है कि कौन सी प्लेट है, कहाँ पर है, ठीक है। और उस प्लेट का किनारा कौन सा बनता है, अपसरण किनारा बनता है या अभिसरण किनारा बनता है। यह अपसरण बनेगा तो वहाँ पे किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है। अगर अभिसरण बन रहा है किनारा तो वहाँ पर किस प्रकार की स्थलाकृति बनेगी। स्थलाकृति का मतलब हो गया कि वहाँ पर किस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलेगी। समझ गए बा कि पर्वत बना है कि पठार बना है, चाहे मैदान बना है, चाहे तो वहाँ पे समुद्र बना है, ठीक है, या कोई कटक की स्थिति बनी हो, तो वहाँ पे हम इस प्रकार के जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम एक एक करके हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक प्लेट यानी वृहद प्लेट, ठीक है। वृहद प्लेट जो होती हैं उसके अंदर हम 7 वृहद प्लेट मानते हैं। विश्व के संदर्भ में हम 7 वृहद प्लेट मानते हैं। उन 7 वृहद प्लेटों के अभी नाम याद कर लेते हैं हमें कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम इसको डायग्राम में भी देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रशांत प्लेट है, पहली जो प्लेट है कौन सी, प्रशांत, या इसको पैसिफिक बोलते हैं, पैसिफिक प्लेट, ये वृहद प्लेट है, ठीक है। 1 नंबर पे। 2 नंबर पे हम लें तो प्रशांत प्लेट के बाद में हम उत्तरी अमेरिकन प्लेट को ले सकते हैं। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट। और प्लेट की बात करें तो तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे दक्षिण अमेरिकन प्लेट की चर्चा कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिकन प्लेट। और बात करें तो यहाँ यूरेशियन प्लेट है, बड़ी प्लेटों की श्रेणी में, जिसमें यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों कमांड है, यूरेशियन प्लेट। और बात करें इसमें तो यूरेशियन के बाद में यहाँ पे बात करेंगे तो अफ्रीकन प्लेट है। कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। और अफ्रीकन प्लेट के बाद में यहाँ पे बात करें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। कौन सी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट।
ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इसके बाद में अंटार्कटिका प्लेट है। अंटार्कटिका प्लेट ये वृहद प्लेटों की श्रेणी में। पहले उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्लेटें एक ही थी, लेकिन अब इसको अलग मान लिया गया है। इसलिए विश्व के संदर्भ में अगर हम प्लेटों की चर्चा करें तो प्लेट अब 7 हो गई हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ मानचित्र में भी देखेंगे कि ये प्लेटें कहाँ कहाँ पर है, इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ है, तो इनकी हम चर्चाएं करेंगे। तो यहाँ पर इन प्लेटों के रूप में हम उस मानचित्र में भी इसको प्रदर्शित करेंगे। इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।